Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is Gateway MDMS 7th edition. तो इसको स्टार्ट करते हैं और हम हर MCQ पे थोड़ा सा काम करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। मेजर रूट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग्स। तो जो एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग्स होती है उनका जो मेजर रूट ऑफ एलिमिनेशन है वो रीनल होता है। अब इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि जो एंटी कोलिनेस्टरेज ड्रग्स होती है ये कोलिनोमिमेटिक्स होती है, जिनको बोलते हैं पैरासिम्पैथोमिमेटिक या कोलिनोमिमेटिक। कोलिनोमिमेटिक ऐसी ड्रग्स होती है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन करवा देती है। तो जो एंटी कोलिनेस्टरिक ड्रग है ये होती है इनडायरेक्ट होती है। ये क्या होती है? इनडायरेक्ट कोलिनोमिमेटिक होती है। और फिर इस इनडायरेक्ट को मैं 3 में डिवाइड करूंगा। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर आपका आ जाएगा एड्रोफोनियम, लॉन्ग एक्टिंग के अंदर इंटरमीडिएट से लेकर लॉन्ग एक्टिंग के अंदर कार्बामेट्स है, और वेरी लॉन्ग एक्टिंग के अंदर ऑर्गेनोफॉस्फेट है। या फिर रट्टा मार लेने यार, एड्रोफोनियम आ जाएगा, कार्बामेट्स आ जाएगा, ऑर्गेनोफॉस्फेट आ जाएगा। जो एड्रोफोनियम होती है ना ये इस्तेमाल होती है कोलिनर्जिक क्राइसिस को माइस्थेनिक क्राइसिस से डिफरेंशिएट करने के लिए, कि माइस्थेनिक क्राइसिस को डिफरेंशिएट करना है कोलिनर्जिक क्राइसिस के अंदर। ठीक हो गया? कैसे करेंगे? एड्रोफोनियम देके, और अगर सिम्टम इंप्रूव हो जाते हैं तो उसका मतलब था वो माइस्थेनिक क्राइसिस था। अगर सिम्टम मजीद खराब हो जाते हैं तो वो कोलिनर्जिक क्राइसिस होता है। ठीक हो गया? इसके बाद जो कार्बामेट्स है, कार्बामेट्स में न्यूस्टिग्बीन, फाइजोस्टिग्बीन, पायरिडोस्टिग्बीन ये आ जाती होती है। ओके, जो आपका न्यूस्टिग्बीन होती है और जो पायरिडोस्टिग्बीन होती है ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है? पहली बात यह है कि ये माइस्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल होती है। डायग्नोसिस के अंदर एड्रोफोनियम है जिसको बोलते हैं टेंसिलॉन टेस्ट, और ये माइस्थेनिक क्राइसिस और कोलिनर्जिक क्राइसिस को डिफरेंशिएट करता है। वो काम था एड्रोफोनियम का। लेकिन ट्रीटमेंट के अंदर वो आपके न्यूस्टिग्बीन और आपकी पायरिडोस्टिग्बीन ये ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया? और जो फाइजोस्टिग्बीन है, फाइजोस्टिग्बीन एट्रोपिन की पॉइजनिंग में इस्तेमाल करते हैं और ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया? दोबारा बता दूं, अगर किसी पेशेंट को एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो गई है, एट्रोपिन क्या है? कोलिनर्जिक ब्लॉकर है, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है। अगर किसी को एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो गई है तो आपने फाइजोस्टिग्बीन इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर किसी को ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग हो गई है तो आपने क्या इस्तेमाल करना है? ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में आपने एट्रोपिन इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया? ये आपस में एक दूसरे के रिवर्स में आप इस्तेमाल करते होते हैं। ओके, तो एड्रोफोनियम इस्तेमाल होती है माइस्थीनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस के अंदर, माइस्थेनिक क्राइसिस और कोलिनर्जिक क्राइसिस को डिफरेंशिएट करने के लिए। जो कार्बामेट्स थी लाइक आपका न्यूस्टिग्बीन और पायरिडोस्टिग्बीन ये माइस्थीनिया को ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, और जो फाइजोस्टिग्बीन है ये एट्रोपिन की पॉइजनिंग को रिवर्स करने के लिए और ग्लोकोमा को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है। क्लियर? जो ऑर्गेनोफॉस्फेट होती है ये इंसेक्टिसाइड्स के अंदर इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया? इंसेक्टिसाइड्स के तौर पर इस्तेमाल होती है, लाइक मेलाथियोन है, पैराथियोन है, ये इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होती है। क्लियर? ठीक हो गया? और इनकी अगर टॉक्सिसिटी अगर आपसे पूछी जाए लाइक कोलिनेस्टरेज ड्रग्स की या सिंपल कोलिनोमिमेटिक की, तो उसका मिमोनिक रट्टा मारना है डम्बल। ओके, DUMBELLS, डम्बल्स। डी से डायरिया, यू से यूरिनेशन, एम से मियोसिस, बी से ब्रोंकोकंस्ट्रक्शन, एक और बी से ब्रैडिकार्डिया भी बनता है। ई से क्या होगा? एक्साइटेशन ऑफ स्केलेटल मसल एंड सीएनएस। एल से लैक्रिमेशन, स्लाइवेशन, स्वेटिंग। दोबारा बता दूं, डायरिया, यूरिनेशन, मियोसिस, ब्रैडिकार्डिया, ओके, ब्रोंकोकंस्ट्रक्शन, एक्साइटेशन ऑफ स्केलेटल मसल एंड सीएनएस, एल से लैक्रिमेशन, एस से स्लाइवेशन और एस से स्वेटिंग। तो ये आपको सारे पॉइंट्स मैंने कवर करा दिया है कोलिनोमिमेटिक ड्रग से रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ गया, विच ड्रग अलॉन्ग विद एड्रोफोनियम क्लोराइड। अब देखो एड्रोफोनियम किस ग्रुप से बिलोंग करती है? एड्रोफोनियम इज कोलिनोमिमेटिक। कोलिनोमिमेटिक में भी किस कैटेगरी से बिलोंग करती है? कोलिनोमिमेटिक में भी ये इनडायरेक्ट वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है, और इनडायरेक्ट में भी ये शॉर्ट एक्टिंग है। ठीक हो गया? ओके, और इसके अलावा वो कौन सी ड्रग है जो पोस्ट ऑपरेटिव आईएस को इंप्रूव करती है? अब देखो, पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद क्या होता है? इंटेस्टाइन की मोटिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि जो एनेस्थीसिया वाली ड्रग्स होती है वो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को कम कर देती है। एंटीकोलिनर्जिक एक्शंस होती है उनके पास। ओके, यानी आईएस का मतलब है जीआईटी की मोटिलिटी क्या है? कम है। अब आपने कोई ऐसी ड्रग देनी है जो जीआईटी की मोटिलिटी को बढ़ाएगी, और जीआईटी की मोटिलिटी को कौन सी ड्रग बढ़ाती है? जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन करवाती है। ठीक हो गया? तो अगर ऑप्शन में देखते हैं तो एक ही ऑप्शन बनता है, वो है बिथिनिकोल। बिथिनिकोल क्या है? ये मैथाकोलिन का छोटा भाई है। ठीक हो गया? ओके, और मैथाकोलिन क्या होता है? मैथाकोलिन एसिटाइल कोलिन का छोटा भाई है। यानी कहने का मतलब है जो बिथिनिकोल होती है ये मस्करीनिक एगोनिस्ट होती है जो जीआईटी की मोटिलिटी को बढ़ा देगी। दैट इज वाई आईएस को इंप्रूव करने के लिए हम क्या देते हैं?
कीवर्ड इसमें क्या होगा, कीवर्ड है कि जीआईटी की मोटिलिटी कैसे कैसे बढ़ती है, पैरासिम्पैथेटिक से, मस्करीनिक रिसेप्टर से बढ़ती है। और एक और रिलेटेड बता दूं, जो मस्करीनिक रिसेप्टर होती है वो M1 से लेकर M5 तक होती है। इसमें जो 2 और 4 होता है वो GI के जरिए काम करते हैं, इनहिबिटरी जी प्रोटीन के जरिए काम करते हैं। जो 1, 3, 5 है ये GQ के जरिए काम करते हैं। GQ का क्या मतलब है, IP3 डैक मैकेनिज्म के जरिए। अब IP3 क्या होता है, इनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट और डाइसल्फिलिसरॉल, इनके जरिए काम करता होता है। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आई थिंक अब हमें मुझे थोड़ा डिटेल कम करनी पड़ेगी, अदरवाइज टाइम खत्म हो जाएगा। MCQs बहुत सारे हैं। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ जिस्ट, ओके, जिस्ट क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर होता है। तो अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन साइट ऑफ जिस्ट या मोस्ट कॉमन साइट ऑफ लिम्फोमा GIT के अंदर, तो वो किसके पास होता है, वो स्टोमक जीत जाएगा, स्टोमक में होता है। अगर यहाँ पे कार्सिनोइड ट्यूमर के बारे में बात करते हैं तो आपने अपेंडिक्स लगा देना होता है। और जिस्ट में ना रट्टा मार लेना, जिस्ट में CD117 ये भी पॉजिटिव होता है। ओके, इसके अलावा इसमें अभी चूंकि ना ये ट्यूमर किसका होता है, ये इंटरस्टिशियल सेल ऑफ कचाल का ट्यूमर होता है, ठीक हो गया। तो ये स्ट्रोमल ट्यूमर होता है, तो इसमें आपको एक्टिन, डेस्मिन ये भी आपको पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। डोग 1 ये भी रिसेप्टर पॉजिटिव होता है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट MCQ पे चलती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द जोन्स क्राइटेरिया। जोन्स क्राइटेरिया किसके लिए इस्तेमाल होता है, जोन्स क्राइटेरिया इस्तेमाल होता है एक्यूट रोमैटिक फीवर के लिए, ड्यूक्स क्राइटेरिया इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए, फ्रेमिंगम्स क्राइटेरिया हार्ट फेलियर के लिए। तो जो जोन्स क्राइटेरिया होता है इसमें से जो मेजर वाला कौन सा नहीं होता, तो जो आर्थ्रल्जिया होता है ये मेजर वाला नहीं होता। अब जोन्स क्राइटेरिया को रट्टा मार लेते हैं। जोन्स क्राइटेरिया में जब भी आपने र्यूमेटिक फीवर का डायग्नोस बनाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको 2 मेजर चाहिए या 1 मेजर या 2 माइनर चाहिए, और साथ में आपको जो जो प्रीसीडिंग मतलब जो रिसेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है उसका एविडेंस चाहिए, रिसेंट एविडेंस ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन वाला। तो इसको डायग्नोस बनाने के लिए 2 मेजर या 1 मेजर 2 माइनर, और साथ में आपको रिसेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की एविडेंस चाहिए। वो कैसे एविडेंस मिलेगा, अब आपको थ्रोट कल्चर पॉजिटिव चाहिए या ASO टाइटर चाहिए, ये होता है रिसेंट एविडेंस। ठीक हो गया, ये रिसेंट एविडेंस होता है कि थ्रोट कल्चर पॉजिटिव है किसका, ग्रुप A बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई का, जिसको स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन भी कहते हैं, या ASO टाइटर पॉजिटिव होने चाहिए। क्लियर, सही हो गया। और बाकी आपको मेजर क्राइटेरिया और माइनर चाहिए। अब जो मेजर का मिमोनिक होता है वो तो सिंपल इजी सा है। मिमोनिक की जॉन्स है, J से जॉइंट्स इन्वॉल्वमेंट, डेट मीन्स माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस होगा। ओ ऐसा लग रहा है कि कोई हार्ट यू बना हुआ हार्ट, तो हार्ट क्या मतलब होता है, कार्डाइटिस, और पूरी सारी लेयर्स की इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको बोलते हैं पैन कार्डाइटिस, यानी पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस होगा। इसके बाद N से नोड्यूल्स, तो सबकुटेनियस नोड्यूल होते हैं। E से एरिथीमा मार्जिनेटम होता है, और S से क्या होगा, सिंडिनहैम कोरिया होगा। रट्टा मार लेना, कोरिया 3 ही कंडीशन में होता है, वैसे बहुत सारी कंडीशंस में हो सकता है। सिंडिनहैम कोरिया आपने पढ़ना है। इसके अलावा विल्सन डिजीज में होता है, और हंटिंगटन कोरिया, इनमें कोरिया आपको देखने को मिलता होता है। तो ये कोरिया का डिफरेंशियल बता दिया है। अब जो माइनर क्राइटेरिया उसका मिमोनिक है कैफे पाल, C से CRP पढ़ता है, A से आर्थ्रल्जिया। रट्टा मार लेना, जो आर्थराइटिस होता है वो मेजर में होता है, लेकिन जो आर्थ्रल्जिया होता है वो आपका माइनर में होता है। ओके, कैफे पाल, C से CRP बढ़ेगा, A से आर्थ्रल्जिया, F से फीवर, E से ESR ज़्यादा होगा, P से प्रोलॉन्ग PR इंटरवल, A से क्या होगा, एनीमिया ऑफ रूमेटिक फीवर, और L से ल्यूकोसाइटोसिस। तो ये अच्छे से आपको मैंने बता दिया है, ठीक हो गया। ओके, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक मेथड आर नॉट यूज फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेफोलोकोकस ऑरियस एंड स्टेफोलोकोकस एपिडर्मिडस। तो कौन सा डिफरेंशिएशन के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता, तो पहले रट्टा मार लेना, ये दोनों क्या है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं, ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ओके, और तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं वो 2 ही कैटेगरी के होते हैं, लाइक स्टेफोलोकोकस होते हैं या स्टेप्टोकोकस होते हैं। अब वो स्टेफोलोकोकस को आपने 2 में डिवाइड करना है, ओरियस या स्टेफोलोकोकस एपिडर्मिडस। तो कौन सा डिफरेंशिएट नहीं करता होता, ESO टाइटर नहीं करता होता। अब ESO टाइटर तो आपको किस में देखने को मिलता है, ग्रुप A बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक हो गया, रट्टा मार लो। अभी जो रूमेटिक फीवर पड़ा था, इसके अलावा पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, वहाँ पे आपको देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया। बाकी कोगुलेज टेस्ट ये पॉजिटिव होता है स्टेफोलोकोकस ऑरियस में, एपिडर्मिडस में नेगेटिव होता है। लैटिक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, मैनिटोल टेस्ट, ये तीनों डिफरेंशिएट करते होते हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पेज स्टार्ट करते हैं। बर्किट लिम्फोमा के साथ कौन सी ट्रांसलोकेशन होती है, ये ट्रांसलोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने ध्यान से बात सुननी है जो मैं बोलने वाला हूँ। ओके, ठीक हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे लिम्फोमा होते हैं जिसमें आपको बहुत सारे ट्रांसलोकेशन देखने को मिलती है। जो बर्किट लिम्फोमा होता है, ओके, बर्किट लिम्फोमा एप्स्टीन बार वायरस की वजह से होता है, और इसमें जो ट्रांसलोकेशन होती है, क्लियर, लाइक इसमें होती है वो 8 और 14 की होती है, 8 और 14,
इस क्रोमोसोम की क्या होती है, बर्किड लिम्फोमा में 8 और 14 की ट्रांसलोकेशन होती है। रट्टा मार लेना, 14 क्रोमोसोम पे तो आपके इम्यूनोग्लोबुलिन्स के जीन पड़े हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट करते होते हैं, यानी जो मेजॉरिटी ऑफ द जीन्स है ना वो चाहती है कि मैं अपनी जगह ट्रांसलोकेट कर लूँ 14 के साथ, तो 8 वाला 14 पे चला गया। और 8वें क्रोमोसोम पे कौन सा असल में जीन पड़ा होता है, CMYC जीन। तो अगर आपसे पूछे बर्किड लिम्फोमा में कौन सी ट्रांसलोकेशन होती है, आपका आंसर क्या होगा, बर्किड लिम्फोमा में 8 14 की होती है और जीन होता है CMYC जीन होता है। और बर्किड लिम्फोमा एप्स्टीन बार वायरस की वजह से होता है। इसकी दो फॉर्म्स होती है, एक अफ्रीकन फॉर्म जो कि जा को इन्वॉल्व करती है और दूसरी स्पोरेडिक फॉर्म जो कि एब्डोमन को इन्वॉल्व करती होती है। ओके, और इसमें आपको स्टेरिस स्काई अपीयरेंस देखने को मिलती है माइक्रोस्कोपी के अंदर। रट्टा मार लेना, स्टेरिस स्काई अपीयरेंस किस ल्यूकेमिया में होती है, बर्किड लिम्फोमा में देखने को मिलती है। और स्टेरिस स्काई अपीयरेंस किस नेफ्राइटिस में होती है, तो वो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। क्लियर, ठीक हो गया। बाकी ऑप्शन को देख लो, जो अल्फा ऑप्शन है BCL2 जीन ट्रांसलोकेशन, ये किस में होती है, ये फोलिकुलर लिम्फोमा में होती है। फोलिकुलर लिम्फोमा में 14 और 18 की होती है। मेरी थोड़ी सी राइटिंग खराब है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत। 14 और 18 की ट्रांसलोकेशन होती है और 18 पे क्या कौन सा जीन पड़ा होता है, BCL2। ओके, BCL2 जो कि अपप्टोसिस को क्या करता है, रेगुलेट करता होता है, इनहिबिट करता होता है। क्लियर, और उसको ठीक करने के लिए क्या देते हैं, रिटॉक्सिमाब CD20 एंटीबॉडी वगैरह देते होते हैं। और इसके डिफरेंशियल में क्या होता है, फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया, रिएक्टिव फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया फोलिकुलर लिम्फोमा के। तो ये वाला तो होता है फोलिकुलर लिम्फोमा का। ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा जो साइक्लिन D1, अच्छा फोलिकुलर लिम्फोमा का डिफरेंशियल क्या होता है, रिएक्टिव फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया। ओके, रिएक्टिव फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया कैसे डिफरेंशिएट करती है रिएक्टिव फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया को फोलिकुलर लिम्फोमा से, अगर लिम्फ नोड का आर्किटेक्चर डिस्टर्ब हो गया तो वो कैंसर है। ओके, और कैंसर के अंदर जो टिंजिबल बॉडी मैक्रोफेजिस होते हैं वो नहीं होते, टिंजिबल बॉडी मैक्रोफेजिस नहीं होते। और कैंसर में BCL2 की एक्सप्रेशन देखने को मिलती है और कैंसर क्या होते हैं, मोनोक्लोनल होते हैं। इन 4 पॉइंट से आप डिफ्रेंशिएट करते हैं रिएक्टिव फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया से फोलिकुलर लिम्फोमा को। ओके, अच्छा बीटा ऑप्शन देख लो, साइक्लिन D1। साइक्लिन D1 ये कौन सा लिम्फोमा होता है, ये होता है मेंटल सेल लिम्फोमा। कौन सा होता है, मेंटल सेल लिम्फोमा। और इसमें कौन सी ट्रांसलोकेशन होती है, मेंटल सेल लिम्फोमा में 11 और 14 की होती है, 11 और 14 की मेंटल में होती है। ठीक हो गया। ओके, इसके अलावा ये भी हो गया, CMYC भी हो गया। JAK2 ये किस में आपको देखने को मिलता है, ओके, जो JAK2 होती है ये आपको देखने को मिलती है CML में देखने को मिलती है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। ओके, ठीक हो गया, क्या बोलते हैं उसको, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, CML बोलते होते हैं। JAK2 की म्यूटेशन, सॉरी 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 मिस्टेक हो गई है, जो JAK2 की म्यूटेशन वो CML में नहीं होती, बाकी सारे पॉलीसाइथीमिया में होती है। ओके, मैं आपको दोबारा थोड़ा सा रेक्टिफाई कर देता हूँ उसके लिए माजरत। जो JAK2 की म्यूटेशन होती है, ओके, वो CML में देखने को नहीं मिलती। CML में कौन सी होती है, BCR-ABL की फ्यूजन होती है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होता है, मैसिव स्प्लीनोमेगाली होती है। ओके, लेकिन जो JAK2 की म्यूटेशन है ये पॉलीसाइथीमिया वेरा में देखने को मिलती है, इसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया में देखने को मिलती है, माइलोफाइब्रोसिस में देखने को मिलती है। इन शॉर्ट तमाम माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज में देखने को मिलती है एक्सेप्ट CML। अब जो माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज होते हैं वो 4 होते हैं, CML, पॉलीसाइथीमिया वेरा, इसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया और माइलोफाइब्रोसिस। ओके, ठीक हो गया। तो जो CML होता है ना, इसमें जो CML है उसमें होती है BCR-ABL की फ्यूजन होती है। ओके, BCR-ABL की। ओके, और यहाँ पे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बनता है, 922 की ट्रांसलोकेशन होती है। बाकी सब में क्या होती है, JAK2 की म्यूटेशन आपको देखने को मिलती है। तो काफ़ी डिटेल्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आई थिंक मुझे स्पीड मारनी चाहिए। ओके, अगर आपको ये वीडियो डिटेल वाली पसंद आ रही है तो अपने वीडियो को लाइक कर देना। ओके, एक पैथोलॉजी का स्टूडेंट है, एक स्लाइड को देख रहा है जिसमें सिग्नट रिंग अपीयरेंस है। सिग्नट रिंग अपीयरेंस, सिग्नट रिंग अपीयरेंस का क्या मतलब होता है, एक सेल यूं होगा, ओके, जिसमें न्यूक्लियस एक साइड पे पुश किया हुआ होगा। ठीक हो गया, जस्ट लाइक अ रिंग, इस तरह की रिंग होती है। ओके, तो इसको बोलते हैं सिग्नट रिंग अपीयरेंस। और ये आपको किस में देखने को मिलती है, एडिपोज टिश्यू में देखने को मिलती है। ओके, क्रॉनिक गैस्ट्रिक लॉसेस, अब GIT से क्या लॉस होता है, गैस्ट्रिक लॉसेस में क्या होता है, HCl लॉस होगा। जब क्लोराइड लॉस होगा तो क्लोराइड का लेवल कम हो जाएगा, और जब हाइड्रोजन का लॉस होगा तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एल्केलॉसिस हो जाएगा। तो हाइपोक्लिमिक मेटाबॉलिक एल्केलॉसिस देखने को मिलती है। साथ में पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया भी होता है। अब इसका क्या मैकेनिज्म होता है उसको छोड़ो। और व्हाट इज द काज ऑफ क्रॉनिक गैस्ट्रिक लॉसेस, तो क्रॉनिक गैस्ट्रिक लॉस का मोस्ट कॉमन काज क्या होता है, छोटे बच्चों में अगर सिनारियो बने कि 2 से लेकर 4 वीक्स का बच्चा था, उसमें प्रोजेक्टाइल नॉन बिलस वॉमिटिंग थी, तो इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक
पाइलोरिक स्टीनोसिस। ओके, लेकिन अडल्ट में क्या होगा? गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन, जो कि पेप्टिक अल्सर डिजीज या कैंसर की वजह से हो सकती है। एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट है मेरे जैसा, ओके, कोई नया पेशेंट के बारे में डिस्कस कर रहा है टू कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन के बारे में। तो जो कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन होता है ये कोलोरेक्टल कैंसर में आपको देखने को मिलता होता है। ठीक हो गया। अब पेनक्रेटाइटिस में कौन सा होता है? पेनक्रेटाइटिस में अमाइलेज और लाइपेज के लेवल कराते होते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर में कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन का लेवल कराते होते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ऐसा कोई स्पेसिफिक एंटीजन वगैरह नहीं होता, ओलिगोक्लोनल आईजीजी बैंड्स होते हैं। सार्कोइडोसिस में भी कोई खास एंटीजन नहीं होता, बस इसमें एलडीएच की क्वांटिटी बड़ी होती है, एस एंजाइम का लेवल ज़्यादा होता है, विटामिन डी का लेवल ज़्यादा होता है, कोई इतना कोई खास स्पेसिफिक चीज़ नहीं है। ओके, इसके बाद चलते हैं चाइल्ड विद एब्डोमिनल पेन सस्पेक्टेड है इंटुसेप्शन के लिए। ओके, ठीक हो गया। तो इंटुसेप्शन क्या होती है? इंटुसेप्शन एक वो कंडीशन है जिसमें इंटेस्टाइन का एक पार्ट दूसरे पार्ट में टीलोस्कोप कर जाता होता है और ये बच्चों में एब्डोमिनल पेन कराता होता है। और इंटुसेप्शन के बारे में एक और खास चीज़ बता दूं कि 2 महीनों से लेकर 2 साल वाले बच्चों में देखने को मिलता होता है इंटुसेप्शन। ओके, इसके अलावा इंटरसेप्शन में आपको क्या देखने को मिलता है? एब्डोमिनल पेन होता है, कोलिकी एब्डोमिनल पेन होता है और रेड क्यूरेंट जेली स्टूल आपको देखने को मिलती है जिसमें म्यूकस वगैरह होती है। रेड क्यूरेंट या जेली स्टूल आपको देखने को मिलती है, म्यूकाइड स्टूल आपको देखने को मिलती है। और इसके रेडियोलॉजी में भी कुछ खास चीज़ें देखने को मिलती है इंटरसेप्शन के अंदर। मोस्ट कॉमन टाइप तो उसकी इलियोकॉलिक होती है। ओके, और लाइक अल्ट्रासाउंड करा लोगे आप तो अल्ट्रासाउंड में आपको मेनिस्कस साइन या टारगेट साइन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बेरियम एनीमा करा लोगे तो उसमें आपको क्लास साइन देखने को मिलेगा। ओके, सीटी स्कैन करा लोगे तो आपको लाइक सोसेज शेप मैस वगैरह आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो इंटरसेप्शन के बारे में क्या बात ठीक है। ओके, वॉमिटिंग अकर्स अर्ली इन प्रेजेंटेशन, ये नहीं होता। ओके, बता दिया कि इसमें रेड कुरेंट जेली स्टूल ये पैथोग्नोमिक होते हैं, इन्वेस्टिगेशन बता दिया। ओके, तो जो इसकी जो गोल्ड स्टैंडर्ड होती है वो बेरियम एनीमा होता है जिसमें क्लास साइन आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर। बाकी सीटी स्कैन को सेंसिटिव होती है और जो इन्वेस्टिगेशन और चॉइस होती है वो अल्ट्रासाउंड होती है। और ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? ट्रीटमेंट के अंदर हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन करनी होती है एयर एनीमा से। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन? प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन जो कि वर्टिब्रा की से आगे पड़ा होता है, प्री का मतलब है फ्रंट पे पड़ा होता है। ओके, तो कौन सा नहीं होता? इंफीरियर मेसेंटेरिक होता है, सुपीरियर मेसेंटेरिक होता है, सिलिक होता है, सर्वाइकल वाला प्री वर्टिब्रल नहीं होता। अब जो प्री वर्टिब्रल चेन्स होती है ना, ये बिल्कुल वही है जो आपने आर्टरीज के नाम पढ़े हुए हैं, सिलिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, जो पूरी जीआईटी को सप्लाई करती है। जो गैंग्लिया होते हैं जीआईटी के वो भी प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन होते हैं, सर्वाइकल वाला नहीं होता। ओके, सर्वाइकल गैंग्लिया तो आपको हेड एंड नेक को सप्लाई करता होता है और अगर ये डैमेज हो जाता तो उसकी वजह से हॉर्नर सिंड्रोम हो जाता। यंग गर्ल जिसकी 23 साल की उम्र है, एब्डोमिनल पेन है, ठीक है, तो 23 साल की एज को देखना, मिनोरेजिया है यानी हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है और 18 वीक्स साइज का यूट्रस है हाइपोगैस्ट्रियम है यानी पेल्विस वाले एरिया में। जब भी यूट्रस का साइज 12 हफ्तों से ज़्यादा का हो या सिंपली कोई एक स्पेसिफिक वीक का कोई साइज हो, मैस हो, तो आपने फाइब्रॉइड पे जाना है। खासतौर पर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के अंदर आपने फाइब्रॉइड पे जाना होता है। लाइक एज देखो 23 साल की है, एब्डोमिनल पेन कराते हैं, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और ये मैस, इससे तो आपने फाइब्रॉइड वगैरह पे जाना होता है। ठीक हो गया। अब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पे कैसे जाना होता है? पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड हिस्ट्री होगी, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हो गए और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में एब्डोमिनल पेन, सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, वजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेगी। ओवेरियन कैंसर में क्या होता है? ओवेरियन कैंसर के अंदर आपको एब्डोमिनल पेन आपको देखने को मिलता होता है, मैस होता है, साइटीज होती है और वेट लॉस देखने को मिलेगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपको ट्रायड नोट करना है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का वो क्या ट्रायड होता है? एमेनोरिया होगा पेशेंट को 6 से लेकर 8 हफ्तों का, एब्डोमिनल पेन होगा और तीसरा क्या आपको देखने को मिलेगा? ओके, वजाइनल ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक हो गया, तो ये आपका ट्रायड है। ओके, ऑलमोस्ट हमने ये सारा अच्छे से पढ़ लिया है। तो ये फाइब्रॉइड यूट्रस के बारे में। और फाइब्रॉइड के लिए इन्वेस्टिगेशन क्या कौन कौन से कराते हैं? अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, सेलाइन इंजेक्शन, सोनोग्राफी और हिस्टेरोस्कोपी कराते हैं। और ट्रीटमेंट के अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट में जीएनआरएच एनालॉग, सिलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, ट्राइनेक्सामिक एसिड है। और सर्जरी के अंदर अगर फैमिली कंप्लीट है तो हिस्टेरेक्टमी कर दो, अगर फैमिली कंप्लीट नहीं है तो मायोमेक्टमी कर दो। ओके, 58 ईयर ओल्ड मदर है, एज को आपने खास तौर पर देखना होता है। 58 ईयर ओल्ड मदर ऑफ 5 है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग है। 58 दैट मीन्स पोस्ट मिनोपॉजल ब्लीडिंग है। जब भी पोस्ट मिनोपॉजल ब्लीडिंग आ जाए सिनेरियो में
ओके, तो सबसे पहले आपने रूल आउट करना होता है एंडोमेट्रियल कैंसर को। शी रिफ्यूजेस एंडोमेट्रियल बायोप्सी, ओके, डर रही है कि ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, तो कौन सी नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन करा लोगे? एंडोमेट्रियल कैंसर सस्पेक्टेड है तो सबसे पहले आपने ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराना है। अगर उसमें एंडोमेट्रियम की थिकनेस 4 मिलीमीटर से ज़्यादा की है, फिर आपने क्या करानी होती है? एंडोमेट्रियल बायोप्सी, फिर तो करानी होती है, क्लियर। लेकिन नॉन इन्वेसिव आपका ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है। इसकी बात है कि पेशेंट है ओपीडी में आया है विद द वर्टिकल डिप्लोपिया, ओके। वर्टिकल डिप्लोपिया का मतलब है कि डिप्लोपिया आपको वर्टिकल डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स कि ये सुपीरियर या इंफीरियर रेक्टस या ओब्लिक्स का मसला है, ओके। अब वो देखो वर्टिकल डिप्लोपिया ऑन डाउनवर्ड मूवमेंट है, यानी डाउनवर्ड मूवमेंट कौन से मसल कराते हैं? इंफीरियर रेक्टस या सुपीरियर ओब्लिक होती है, ओके। तो कौन सी नर्व आप सस्पेक्ट कर रहे हो? ओके, ठीक हो गया। तो डिप्लोपिया, वो भी वर्टिकल डिप्लोपिया डाउनवर्ड गेज में है, ओके। मोस्ट प्रोबेबली जो मसल यहाँ पे होगा वो सुपीरियर ओब्लिक होगा, ओके। सुपीरियर ओब्लिक का मेन फंक्शन यही होता है, ओके। डिप्लोपिया खासतौर पर अगर कोई पेशेंट को डिप्लोपिया हो, जब वो डाउन स्टेयर्स हो रहा हो, नीचे जा रहा हो, तो उसका मतलब है जो डाउनवर्ड वर्टिकल डिप्लोपिया होता है वो सुपीरियर ओब्लिक मसल की वजह से होता है, जिसकी वजह से कंपनसेशन देनी पड़ती है आपको हेड टिल्ट करके। इन शॉर्ट कि अगर वर्टिकल डिप्लोपिया डाउनवर्ड गेज में है तो क्या होती है? सुपीरियर ओब्लिक मसल पैरालाइज है। और SO4 अट्टा माना ट्रोक्लियर नर्व होती है LR6, ओके। ये होती है एब्ड्यूसेंट। इसमें डिप्लोपिया कब होगा? जब वो लैटरली रोटेट करेगा, ओके। और ओकुलोमोटर वाली जब पैरालिसिस होगी ना, तो इसमें क्या होता है? जब ओकुलोमोटर नर्व की पाल्सी होती है, टॉसिस होती है, प्यूपिल डाउन एंड आउट होता है, लाइट को और अकोमोडेशन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। ये सारा मैं वही चीज़ आपको मैंने बता दी है, क्लियर, ठीक हो गया। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद है कि आप पेशेंट ओपीडी में देख रहे हो, इंफीरियर ओब्लिक मसल को एग्जामिन कर रहे हो। अब इंफीरियर ओब्लिक मसल, अब नाम पे देखो ओब्लिक्स, ओब्लिक्स जब आते हैं ना तो चीज़ें उलट हो जाती है। इंफीरियर ओब्लिक है तो ये अपवर्ड मूव करता होगा, ठीक हो गया, ओके। अपवर्ड मूव करता होगा, ओके। और अपवर्ड और लैटरल गेज वगैरह कंट्रोल करता है, ठीक हो गया। जो सुपीरियर वाले होते हैं ना, रट्टा मारना सैम, ओके। जो सुपीरियर वाले होते हैं वो मीडियल रोटेशन कराते हैं, जो इंफीरियर वाले होते हैं वो लैटरल रोटेशन कराते हैं। इल से रट्टा मारना, क्लियर, ठीक हो गया। ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इस तरह आप किसी भी मसल की एक्शन को आप फोकस वगैरह कर सकते हो, ओके, सही हो गया। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रैक्टिस करता हूँ आपके सामने, ओके। सुपीरियर ओब्लिक है, सुपीरियर ओब्लिक, ओके। सुपीरियर ओब्लिक है मतलब ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड करेगा, और सुपीरियर है तो ये मीडियल रोटेशन करवा देगा, ओके, क्लियर, ठीक हो गया। मीडियल रोटेशन ऑलमोस्ट आ जाएगी, ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, लाइक इन्फेक्शन ऑफ पाल्मर साइड ऑफ फिंगर टिप्स। जो फिंगर टिप्स की जो इन्फेक्शन है उसको बोलते हैं फिलोन, ओके। फिंगर पल्प को क्या बोलते हैं? पल्प के इन्फेक्शन को फिलोन बोलते हैं। कार्बंकल क्या होता है? कार्बंकल इज द, ओके, मल्टीपल फ्रंकल, ओके। अब फ्रंकल क्या होता है? हेयर फॉलिकल के इन्फेक्शन को बोलते हैं फ्रंकल, और मल्टीपल फ्रंकल को क्या बोलते हैं? मल्टीपल इन्फेक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल्स आर कॉल्ड कार्बंकल, जो कि ग्रुप बना लेते हैं। और ये सबसे ज़्यादा कॉमन होती है बैक ऑफ नेक में। फिलोन ये हो गया। पैरोनिकिया क्या होता है? इन्फेक्शन ऑफ, ओके, नेल बेड, इसको पैरोनिकिया कहते हैं। बॉयल क्या होता है? बॉयल को सिंपल फ्रंकल कहते होते हैं, ओके। इसके बाद है डोंट कंफ्यूज विद द पैरोनिकिया, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ओके। इन योर बायोकेमिस्ट्री लैब है, हम दो ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो दो डिफरेंट रिसेप्टर पे काम करती है, लेकिन एंटागोनिस्ट एक्शन होता है, ओके। एक ग्लूकागोन है, दूसरी इंसुलिन होती है। तो इस तरह के एंटागोनिस्ट को क्या बोलते हैं? अभी जनरल फार्माकोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, तो दिस एंटागोनिस्ट आर कॉल्ड फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म, ओके, ठीक हो गया। क्या बोलते हैं उनको? फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट बोलते हैं। अब एंटागोनिस्ट की डिफरेंट टाइप्स आपको बतानी पड़ेगी, ओके, ठीक हो गया। अब एंटागोनिस्ट की क्या टाइप्स होती है? अब एंटागोनिस्ट जो होती है ना, एंटागोनिस्ट तो पहले रट्टा मार लो, ऐसी ड्रग्स होती है जो किसी और ड्रग्स की एक्शन को काउंटर करती होती है। अब जो एंटागोनिस्ट होती है कुछ कॉम्पिटिटिव होते हैं, कुछ नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं, क्लियर, ठीक हो गया। फिजियोलॉजिकल है और केमिकल है, ठीक हो गया, ओके। अब जो फिजियोलॉजिकल होते हैं डिफरेंट रिसेप्टर पे होते हैं, लेकिन इनका एक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट होता है। फॉर एग्जांपल जो लाइक हिस्टामीन है उसका कौन सा होगा? हिस्टामीन का कौन सा होगा? एपिनेफ्रिन होगा। ग्लूकागोन इसका क्या होगा? इंसुलिन होगा, क्लियर। तो पहली तो टाइप एक्सप्लेन कर दी है, वो फिजियोलॉजिकल है, डिफरेंट रिसेप्टर है लेकिन ऑपोजिट इफेक्ट है। केमिकल क्या होता है? केमिकल क्या होता है कि ऐसे एंटेगोनिस्ट होते हैं जो कि डायरेक्टली ड्रग के साथ
इंटरेक्ट करते होते हैं और उसको बाइंड नहीं करने देते। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनोफॉस्फेट का इनिशियली जो होता है वो क्या होता है, एट्रोपिन एंटागोनिस्ट और रिस्पिरेटरी सपोर्ट होती है, लेकिन जो मेन केमिकल एंटागोनिस्ट होता है वो पैरेलिडॉक्सिम होती है। तो जो पैरेलिडॉक्सिम है ऑर्गेनोफॉस्फेट के लिए जो काम करती है वो केमिकल एंटागोनिस्ट वाला काम होता है कि डायरेक्टली वो ड्रग के साथ कंबाइन कर जाती है। या फिर जो डाइमर कैप्रोल है ये लेड का एंटागोनिस्ट होता है। तो जो डाइमर कैप्रोल लेड आ जाए तो वो क्या होती है, वो आपके केमिकल एंटागोनिस्ट होते हैं। ओके, जो आपके फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होते हैं इसमें आपके डिफरेंट रिसेप्टर वाले एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। ठीक हो गया। ओके, इसके अलावा बाकी आपके कुछ फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होते हैं। और जो फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होते हैं ना, ओके, वो दो तरह के होते हैं, कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव का क्या मतलब होता है कि ये एगोनिस्ट की रिसेप्टर साइड पे कंबाइन कर जाते हैं विदाउट एक्टिवेटिंग द इफेक्टर। ठीक हो गया। ओके, और नॉन कॉम्पिटिटिव वाले कौन से होते हैं, जो कि एलोस्टेरिक साइड पे जाके बाइंड करते होते हैं। ओके, ठीक हो गया। ऑलमोस्ट ये सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, आगे चलते हैं। अब हम एंटागोनिस्ट वाला टॉपिक मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट है क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व। अगेन वो वाला आ गया, जनरल फार्माकोलॉजी आ गया। एंटागोनिस्ट तो आपको समझ आ गया होगे कि जो फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होते हैं फिजियोलॉजिकल होते हैं, केमिकल होते हैं। जो फार्माकोलॉजिकल वाले थे कॉम्पिटिटिव थे और नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं। कॉम्पिटिटिव में एग्जांपल है टेराजोसिन की विद नोरएपिनेफ्रिन। ओके, और आपके नॉन कॉम्पिटिटिव में दूसरी एग्जांपल है गाबा के लिए होता है आपका पिक्रोटॉक्सिन पाइक्रोटॉक्सिन। ठीक हो गया, इस वजह से छोड़ दो, एग्जांपल थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अब डोज रिस्पॉन्स कर्व वगैरह आ जाते हैं। ओके, डोज रिस्पॉन्स कर्व। अब जो डोज रिस्पॉन्स कर्व होती है वो दो तरह की होती है, एक ग्रेडेड होती है और दूसरा क्वांटल होती है। ओके, अब वो क्वांटल वाला पूछ रहे हैं। क्वांटल डोज रिस्पॉन्स का फार्माकोलॉजी में इस्तेमाल होती है, तो उसके बारे में बेस्ट क्या होगा, ये थेरापेटिक इंडेक्स को डिटरमिन करती है। अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ ये ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व में और क्वांटल में क्या फ़र्क होता है। ओके, मुझे यहाँ पे थोड़ा लिखना पड़ेगा, इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे बता देता हूँ ग्रेडिड। ओके, मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है। ओके, ग्रेडिड डोज रिस्पॉन्स कर्व होती है। ग्रेडिड डोज रिस्पॉन्स कर्व का क्या मतलब होता है कि जब हम क्या करें, जब ड्रग की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें और जो रिस्पॉन्स है वो भी क्या होना शुरू हो जाए, बढ़ना शुरू हो जाए, तो उसको बोलते हैं ग्रेडिड, यानी ग्रेड वाइज बढ़ रहा होता है। ओके, दिस इज कॉल्ड ग्रेडिड डोज रिस्पॉन्स कर्व। जबकि क्वांटल क्या होता है, ओके, क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व में क्या होता है, मिनिमम डोज आपको चाहिए होती है अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। दिस इज कॉल्ड क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व। ठीक हो गया, क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व और ग्रेडेड है। ओके, ठीक हो गया, यानी कि ऐसा ग्राफ जिसमें अगर आप ड्रग की कंसंट्रेशन या डोज बढ़ाओ और रिस्पॉन्स भी बढ़ जाए तो उसको बोलते हैं ग्रेडेड। यानी इसमें जो रिस्पॉन्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डोज के। दूसरा क्वांटल है, क्वांटल। ठीक हो गया। अब क्वांटल में क्या बताता है, क्वांटल में ये बताता है कि जब ड्रग की डोज बढ़ा रहा था मैं, ओके, तो कितने फ्रैक्शन ऑफ डोज बढ़ रही है। ओके, तो उसको बोलते हैं क्वांटल। ठीक हो गया। ओके, क्वांटल वाला आ जाएगा। और क्वांटल वाली किसको डिटरमिन करती है, थेरापेटिक इंडेक्स को डिटरमिन करती है। अब थेरापेटिक इंडेक्स क्या होता है, थेरापेटिक इंडेक्स एक रेशो होती है ड्रग की टॉक्सिसिटी को डिटरमिन करने के लिए। क्या होती है, एक रेशो होती है। फॉर एग्जांपल ड्रग की वो 50% डोज जो कि टॉक्सिक इफेक्ट करवाती है उसको बोलते हैं TD50, और 50% डोज जो कि इफेक्ट प्रोड्यूस करती है उसको बोलते हैं ED50। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा। ओके, ठीक हो गया। तो क्वांटल का उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा क्वांटल का क्या होता है। क्वांटल में ये होता है कि मिनिमम डोज कितनी चाहिए ड्रग की इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, ठीक हो गया। और ये क्या डिटरमिन करते हैं, क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व से हमें क्या मिलता है, एफिकेसी और पोटेंसी चाहिए होती है। एफिकेसी क्या चाहिए होती है, ओके, कि एफिकेसी क्या होती है, मैक्सिमम इफेक्ट होता है ड्रग का जो अचीव कर सकते हैं। और पोटेंसी क्या होती है, जितनी ड्रग चाहिए गिवन इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक हो गया। ओके, तो जो क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व होती है इससे निकलता है थेरापेटिक इंडेक्स। और जो थेरापेटिक इंडेक्स होता है वो TD50 और ED50 के रेशो होती है। अब TD50 क्या होता है, ओके, कि ड्रग की 50% क्वांटिटी, 50% जो क्वांटिटी होती है, अमाउंट ऑफ ड्रग होती है, ओके, जो कि टॉक्सिक इफेक्ट करवाना शुरू कर देती है, उसको बोलते हैं TD50। और 50% ड्रग की कंसंट्रेशन चाहिए, नहीं, वो ड्रग की वो कंसंट्रेशन जो 50% इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होती है उसको बोलते हैं ED50। इन शॉर्ट, जिस ड्रग का थेरापेटिक इंडेक्स ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ड्रग क्या होगी, लीथल होगी। ओके, ठीक हो गया।
बस ऑलमोस्ट एक्सप्लेन कर दिया, इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ओके ठीक है, ऑलमोस्ट ये हमारा आ जाएगा। ओके, तो डिटरमिन्स द थेरापेटिक इंडेक्स आ जाएगा हमारा। थेरापेटिक इंडेक्स आपका कहाँ से आता होता है, ये आपका आता होता है क्वांटल डोज रिस्पांस कर्व से। और क्वांटल डोज रिस्पांस कर्व से असल में निकलता क्या है आपका, सेफ्टी, मतलब जो थेरापेटिक इंडेक्स होता है वो सेफ्टी को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसकी बात है विच वाइटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर द गैमा कार्बोक्सिलेशन ऑफ कोफैक्टर 2 के साथ 9-10। ओके, 2 के साथ 9-10, 2, 7, 9, 10, इसकी गैमा कार्बोक्सिलेशन होती है विटामिन के की। विटामिन ए क्या करता है, विटामिन ए रेटिनोल है, तो ये लाइक वीएन के लिए काम आता है, डे वीएन नाइट वीएन के लिए। ठीक हो गया, अगर ये कम हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। विटामिन डी बोन्स की ग्रोथ के लिए होता है, मिनरलाइजेशन के लिए होता है। अगर ये डेफिशिएंट हो गया तो बच्चों में हो गया तो रिकेट्स, बड़ों में हो गया तो ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ई ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, अगर ये डेफिशिएंट हो गया तो सेरिब्रल एटेक्सिया हो जाएगा। विटामिन के डेफिशिएंट हो गया तो 2 के साथ 9-10, 2, 7, 9, 10। और प्रोटीन सी, प्रोटीन एस, इसकी गैमा कार्बोक्सिलेशन नहीं हो पाएगी। ओके ठीक हो गया, ऑलमोस्ट ये चीज़ें आ जाएगी। इसके बाद चलते हैं, एक स्टूडेंट कार्डिक साइकिल को ऑब्जर्व कर रहा है और कार्डिक प्रेशर वॉल्यूम लूप्स कर्व को। तो जो S1 होती है वो कौन से फेज में होती है, S1 फर्स्ट हार्ट साउंड होती है। जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है, ओके, ये कौन से फेज में होती है, ये डायस्टली में आपको देखने को सॉरी, फर्स्ट हार्ट साउंड का कैसे प्रोड्यूस होती है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व की क्लोजर की वजह से आपको देखने को मिलती होती है। क्लियर, और ये आपको देखने को मिलती है ओके आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। ओके, मैं डायस्टली बोले खड़ा था। अच्छा, ये आपको टाइम फ्रेम बना दूँ, ये S1 आई और ये S2 आई। ओके ठीक हो गया, S1 आई और ये S2 आई। अब S1 और S2 इसके दरमियान में जो फेज होता है उसको सिस्टली कहते हैं। यानी जो S1 आती है ना, ये क्या स्टार्ट करती है कि सिस्टली स्टार्ट होने हो गया है। ओके, तो ये आपको आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन में देखने को मिलती होती है। ओके ठीक है, और जो आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन है उसमें S2 आती है। यानी जो आइसोवोल्यूमिक है ना, इसमें आपको S1 या S2 साउंड देती होती है, फर्स्ट या सेकेंड हार्ट साउंड। एक पेशेंट है जिसके राइट लंग के एपेक्स में कैल्सिफिकेशन है, उसको पल्मोनरी टीबी की भी हिस्ट्री है, जिसके लिए वो एंटी ट्यूबरकुलोटिक थेरेपी वगैरह ले रहा है। तो विच टाइप ऑफ कैल्सिफिकेशन इज दिस व्हेन द सीरम कैल्शियम लेवल इज नॉर्मल। तो कैल्सिफिकेशन दो तरह की होती है, मेटास्टैटिक और डिस्ट्रोफिक। जो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन होती है ये आपको हम कह सकते हैं कि हाइपर कैल्सीमिया में देखने को मिलती है। जब भी कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा तो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन होती है। लेकिन जब कैल्शियम नॉर्मल है, टिश्यू की नेक्रोसिस हो रही है, तो इस केस में आपको डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन वगैरह आपको देखने को मिलती होती है। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो डिस्ट्रॉफिक होती है वो नेक्रोसिस की वजह से देखने को मिलती है। लोकलाइज्ड होती है टीबी में, क्रोनिक एब्सेस में, फैट नेक्रोसिस में आपको देखने को मिलती है। और पेशेंट में कैल्शियम का लेवल नॉर्मल होता है, 9 से लेकर 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। मेटास्टैटिक वाइड स्प्रेड होती है, मतलब एक ऑर्गन में लोकलाइज नहीं होगी। किडनीज, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एंडोक्राइन, लंग्स, हार्ट, इन सब में कैल्शियम की डेपोजिशन होती है। ये आपको प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म में देखने को मिलती है। डेट मीन्स पीटीएच का लेवल ज़्यादा होगा, कैल्शियम का लेवल भी ज़्यादा होगा। ओके ठीक हो गया, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा होगा और मोस्टली डेपोजिशन वैसे लिखा है जीआईटी में होती है, लीवर में भी हो सकती है। सर्जरी डन टू ट्रीट एक्लेजिया कार्डिया। तो एक्लेजिया कार्डिया के लिए क्या करते हैं, हैलर्स मायोटोमी करते हैं। 3 बेसिक डिजीज है, जो गर्ड होता है गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, उसके लिए करते हैं लैप्रोस्कोपिक निसन फंडोप्लाइकेशन, जो कि फ्लोपी निसन फंडोप्लाइकेशन करनी होती है। एक्लेजिया कार्डिया के लिए क्या करते हैं, एक्लेजिया कार्डिया के लिए आपने करनी है हैलर्स मायोटोमी। और इसोफेगस के कैंसर में क्या करनी है, इसोफेजेक्टमी करनी है। और एक्लेजिया कार्डिया का बाकी एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट होता है, लाइक एंडोस्कोपिक न्यूमैटिक डायलेटेशन होती है, पर एंडोस्कोपिक ओरल मायोटोमी होती है, पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी कर सकते हैं, बोटुलिनम टॉक्सिन वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, नाइट्रेट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक पेशेंट है टाइप 1 डायबिटीज़। ओके, टाइप 1 डायबिटीज़ वाले पेशेंट इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं, और इम्यूनो कम्प्रोमाइज में कैंडिडियासिस काफ़ी कॉमन होता है, जस्ट लाइक एड्स है। ओके, तो कौन से सैंपल विच ऑफ द फॉलोइंग विच मेडिकेशन विल यू चूज अमंग द फॉलोइंग सैंपल ऑन योर टेबल। तो ओरल कैंडिडियासिस के लिए कौन सी मेडिकेशन लोगे आप, निस्टैटिन के ओरल ड्रॉप इस्तेमाल करोगे। ओके, ओरल कैंडिडियासिस है तो निस्टैटिन के ओरल ड्रॉप आप इस्तेमाल करोगे। ओके, अब यहाँ पे टिप दी हुई है, जो ऑप्शन बी एंड डी है, लाइक ऑप्शन बी है निस्टैटिन ओरल ड्रॉप, और जो डी है लाइक आपका इंजेक्शन फ्लूकोनाजोल। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखोगे फ्लोराइड, ये तो एंटी फंगल है ही नहीं, बी और डी यही एंटी फंगल होती है। ओके, लोकल फंगल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल वगैरह होती है। ओके ठीक हो गया, तो यहाँ पे इंजेक्टेबल का तो किसी काम ही नहीं है, तो ओरल ही आप दोगे। ओके,
डिफरेंस बिटवीन फेमरल हर्निया और इंग्वानल हर्निया, इसके लिए क्या देते होती है? ओके, प्यूबिक टुबरकल। सबसे पहले आपने देखना है कोई भी अगर इंग्वानल रीजन में कुछ स्वेलिंग है, सबसे पहले देखना है गेट अबव द स्वेलिंग पॉजिटिव है या नहीं। अगर गेट अबव द स्वेलिंग पॉजिटिव है मतलब आप अपर लिमिट को रीच कर जाते हैं तो वो प्योर सक्रोटल स्वेलिंग है। अगर नहीं कर पाते तो वो इंग्वानो सक्रोटल स्वेलिंग होती है। फिर इंग्वानो सक्रोटल स्वेलिंग है, इसके बाद नेक्स्ट आपने देखना है कि फेमरल हर्निया या इंग्वानल हर्निया, तो प्यूबिक टुबरकल को देखना होता है। जो प्यूबिक टुबरकल से इंफीरियोलैटरल होता है वो आपका इंफीरियोलैटरल कौन सा होता है? फेमरल हर्निया होता है। और जो प्यूबिक टुबरकल से सुप्रोमीडियल होता है वो आपका इंग्वानल हर्निया होता है। फिर इंग्वानल हर्निया और इंग्वानल हर्निया और इसके अलावा लाइक जो इंग्वानल हर्निया दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए डीप रिंग ऑक्लूजन टेस्ट आपने कराना होता है। ठीक हो गया, आपको एक्सप्लेन कर दिया सारा मैंने। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलती होती है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ सैफरस वेन इनटू द फेमरल वेन। ओके, जहाँ पे ग्रेट सैफरस वेन फेमरल वेन में खत्म होती है, ये फेमरल वेन है और ये ग्रेट सैफरस वेन है, तो वहाँ पे डायलेटेशन बन जाती होती है। दिस डायलेटेशन इज कॉल्ड सैफरस वैरिक्स होती है। ओके, तो ये सैफरस वैरिक्स होती है। सैफरस वैरिक्स एक इंपॉर्टेंट प्लेस होती है बिकॉज ये जंक्शन होता है सैफरन फीमोरल जंक्शन का इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होता है। इसको अपने वेरिकोस वेन फेमरल हर्निया से डिफरेंशिएट करना होता है। अब यहाँ पे शायद हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन वगैरह आ गया है, तो पहले हम सारा हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन वगैरह के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस होते हैं, ओके, जो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ओके, ठीक हो गया, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में आपको देखो जो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 है ये एंटीबॉडी मीडिएटेड होते हैं। लेकिन जो आपका हम कह सकते हैं कि जो टाइप 4 है ये आपका एंटीबॉडी मीडिएटेड नहीं होता, टी सेल्स की वजह से होता है। जो टाइप 1 आईजीई की वजह से होता है, इसको एलर्जी भी कहते हैं। टाइप 2 ये साइटोटॉक्सिक होता है, यानी इसमें जो एंटीजन होता है वो सेल के ऊपर पड़ा होता है। टाइप 3 को इम्यून कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, यानी इसमें जो एंटीजन होता है वो सर्कुलेटिंग होता है, इसमें आईजीजी आईजीएम हो सकती है। टाइप 4 को बोलते हैं डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, कुछ देर बाद होती है, इसमें आपको टी सेल्स की वजह से देखने को मिलता होता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, सारे मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। टाइप 1 में क्या होता है? टाइप 1 में सपोज किसी कोई स्पेसिफिक एलर्जन आया, उसके खिलाफ क्या बनती है? आईजीई एंटीबॉडी होती है, वो मास्ट सेल पे अटैच हो जाती है वाया कांस्टेंट फ्रैक्शन रिसेप्टर एफसी रिसेप्टर के जरिए। जो आईजीई एंटीबॉडी है वो मास्ट सेल पे अटैच हो जाती है। दोबारा वो एलर्जन आ गया तो क्या होगी? आईजीई की क्रॉस लिंकिंग होती है, क्रॉस लिंकेज की वजह से मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन होती है और डीग्रेनुलेशन की वजह से आपको हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन आपको देखने को मिलते हैं। अब इसके टिपिकल एग्जांपल क्या है? एक तो सिस्टमिक एनाफिलैक्सिस है, पूरी सर्कुलेशन के अंदर ब्रोंकोडायलेशन, हाइपोटेंशन हुई पड़ी है। सीजनल हे फीवर है, एस्थमा है, ड्रग एलर्जी है लाइक बीटा लैक्टम से होती है। इसके बाद टाइप 2 में देख लो, टाइप 2 में क्या होता है? कुछ सेल्स के ऊपर एंटीजन पड़ा होता है जिसकी वजह से क्या होता है? एंटीबॉडी अटैच करेगी, कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करेगी, कॉम्प्लीमेंट से मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो आगे सेल्स की लाइसिस करवा देगा। ओके, एंटीजन डिपेंडेंट कॉम्प्लीमेंट साइटोटॉक्सिसिटी भी करवा सकती होती है। ओके, मतलब ये ऐसे एक्टिवेट कर सकती है। इसकी क्लासिकल एग्जांपल है मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया है। इसके बाद तीसरा देख लो आप टाइप 3 वाला। टाइप 3 में क्या होता है? कुछ सर्कुलेटिंग एंटीजन होता है, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स होगा, किसी टिश्यू में डेपोजिट होगा, फिर वहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्स को एक्टिवेट करेंगे। इसकी क्लासिकल एग्जांपल है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई। ओके, लास्ट है टाइप 4। टाइप 4 डिलेड वाला होता है, ये नेचुरल किलर सेल की वजह से भी हो सकता है, नहीं किलर सेल साइटोटॉक्सिक सेल जिसको CD8 कहते हैं, या हेल्पर सेल CD4 की वजह से भी हो सकता है। ठीक हो गया, बस रट्टा मार लेना। जो CD8 होती है, ओके, CD8, ओके, ये TH1 होती है और जो हेल्पर CD4 होती है। ओके, ठीक हो गया, रट्टा मार लेना बस ये रहा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, ये डायरेक्टली मैक्रोफेज को एक्टिवेट कर देते होते हैं। इसकी टिपिकल एग्जांपल है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या डायबिटीज मेलाइटिस है। तो अगर आपसे पूछे इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन तो टाइप 1 है, साइटोटॉक्सिक पूछे टाइप 2 है। ओके, इम्यून कॉम्प्लेक्स पूछे, सर्कुलेटिंग पूछे टाइप 3 है, और डिलेड वाला पूछे टाइप 4 है, और जो मोस्ट कॉमन है वो टाइप 1 होता है। आफ्टर पेरिफेरल नर्व इंजरी, पेरिफेरल नर्व की इंजरी के बाद बिफोर द रीजनरेशन ऑफ नर्व, ओके, नर्व की रीजनरेशन से पहले क्रोमैटोलाइसिस होती है। और क्रोमैटोलाइसिस, क्रोमैटो का मतलब है क्रोमोसोम, लाइसिस मतलब डीजनरेशन है, तो वो न्यूरॉन की सेल बॉडी को उड़ा देती होती है। ओके, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि एक न्यूरॉन है, ये इसकी सेल बॉडी है, ये इसका एक्सोन है, ये एक्सोन कट गया, ठीक हो गया, यहाँ से कट गया, डिस्टल पार्ट है, उसकी डीजनरेशन हो गई है,
तो जो डिस्टल एक्सोनल पार्ट की डीजेनरेशन होती है ड्यू टू क्रोमैटोलाइसिस, दिस इज कॉल्ड विलेरियन डीजेनरेशन। ओके, इसके बाद है कि हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन, इसमें पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज होती है और वो सेल्स को उड़ा देती है। तो जो जब भी कोई रिजेक्शन वाली चीज़ आ जाए, ग्राफ्ट रिजेक्शन आ गया या हिमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, तो वो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन आपको देखने को मिलता होता है। ओके, ठीक है। जो इमीडिएट वाला होता है वो हाइपर एक्यूट होता है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आपको कुछ टाइम लगता होता है। ओके, ओके। टाइप 4 वाला ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट है। ओके, ग्राफ्ट वर्सेस, यानी इसको भी टाइम लगता होता है। ओके, इसकी बात है यू आर एनालाइजिंग, ओके, लाइक यू आर एनालाइजिंग अ फ्लूइड सेंट इन फ्रॉम द वार्ड, उसका प्रोटीन लेवल 3.77 है। ओके, और वो कोआगुलेट हो जाता है। प्रोटीन रिच इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड, दिस इज कॉल्ड एक्सुडेट। और जो प्रोटीन पुअर फ्लूइड होता है जो कि इन्फ्लेमेशन की वजह से नहीं होता, ओके, कंजेशन की वजह से होता है, उसको ट्रांसुडेट कहते हैं। तो जो एक्सुडेट होता है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से देखने को वो इन्फ्लेमेशन की वजह से देखने को मिलता होता है। विच मसल वीकनेस इज मोस्ट एसोसिएटली, यानी अगर एंटीरियर शिन स्प्लिंट्स इस्तेमाल करते हैं, एंटीरियर शिन स्प्लिंट, तो इसकी वजह से एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग, इसकी आपको पैरालिसिस देखने को मिलेगी। कौन सा मसल होता है? टिबियालिस एंटीरियर होता है। ठीक हो गया। ओके, ठीक है, टिबियालिस एंटीरियर, एंटीरियर कंपार्टमेंट में आपको देखने को मिलता होता है। ओके, सही है। बाकी यहाँ पे लिखा है कि जो शिन स्प्लिंट्स होते हैं उनकी वजह से कौन कौन से मसल कमज़ोर हो सकते हैं? टिबियालिस एंटीरियर, टिबियालिस पोस्टीरियर, अगर पोस्टीरियर शिन स्प्लिंट इस्तेमाल कर रहे हैं, या पोस्टीरियर की वजह से गैस्ट्रोकनीमिया, सोलियस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस वगैरह, ये भी अफेक्ट हो सकते होते हैं। क्लियर। इसके बाद है ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन यूट्रस इज अटैच, यूट्रस इज विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा यूट्रस क्या होता है? यूट्रस इज सिक्युलेंट होता है, सिक्युलेंट। ओके, ठीक हो गया। ओके, अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गया। ओके, इम्प्लांटेशन से पहले यूट्रस क्या होता है? सेक्रेटरी फेस में होता है, जिसमें यूट्राइन ग्लैंड और आर्टरीज क्या हो जाती है? क्वाइल्ड हुए पड़े होते हैं, और टिश्यू सस्कुलेंट हुआ पड़ा होता है, सैक लाइक हुआ होता है, एडिमाटस हुआ होता है। इसके बाद वुलेरियन डीजेनरेशन होती है। वुलेरियन डीजेनरेशन में क्या होता है? सेल्स की या डिस्टल एक्सोन की क्या होती है? एपोप्टोसिस देखने को मिलती है। जब भी कोई पेरिफेरल नर्व इंजरी होती है तो जो डिस्टल एक्सोन्स हैं उनकी माइलिन शीथ है उसकी डीजेनरेशन देखने को मिलती है। ओके, ठीक हो गया। और एक कौन से सेल्स की वजह से होती है? मैक्रोफेजेस या श्वान सेल्स की वजह से होती है। दिस इज कॉल्ड क्रोमैटोलाइसिस। एक बॉय है, इमरजेंसी में आया, इन द शॉक है, और वीनस कट डाउन इज परफॉर्म्ड एट विच साइट। ओके, ठीक हो गया। शॉक में आया हुआ है, ओके, और वीनस कट डाउन किस जगह पे करते होते हैं? ग्रेट स्टेफनस वेन का नॉर्मली ग्राफ्ट वगैरह लेते होते हैं अगर कोई लाइक बाईपास वगैरह या कोई रिपेयर करना है वेसल्स को। ठीक हो गया, तो उसके ग्राफ्ट कहाँ से लेते हैं? 1 सेंटीमीटर एंटीरियर एंड 1 सेंटीमीटर सुपीरियर टू द मीडियल मैल्यूलस, तो ग्रेट स्टेफनस वेन वाला एरिया होता है। विच ड्रग इज द मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक? तो वह हैलोथिन होती है। हैलोथिन के 3 इफेक्ट पढ़ लेना। हैलोथिन हाइपरकलीमिया भी करवाती है, हेपेटोटॉक्सिक भी कराती है, हाइपरथर्मिया भी करवा देती है, मैलिग्नेंट। और ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है? हैलोथिन इंडक्शन ऑफ एनेस्थीजिया, एनेस्थीजिया के लिए इस्तेमाल वगैरह होती है। क्लियर। जी वगैरह में इस्तेमाल होती है। इसके बाद है हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2 वायरस। देखो, जो टाइप 1 होता है वो अबव द वेस्ट और टाइप 2 बिलो द वेस्ट वगैरह कराता होता है। ओके, और ये रहते होते हैं गैंग्लियंस के अंदर डोरमेंट रहते होते हैं। क्लियर। इसके बाद कॉमन साइट फॉर प्रोस्टेट कैंसर, तो जो प्रोस्टेट का कैंसर होता है वो पोस्टीरियर लोब में आपको देखने को मिलता है, या फिर पेरिफेरल जोन है। ओके, पोस्टीरियर लोब या पेरिफेरल जोन में आपको देखने को मिलता होता है। ओके, जबकि बीपीएच होता है ये आपको ट्रांजिशनल जोन में देखने को मिलता है, या पैरायूरिथ्रल जोन में आपको देखने को मिलता होता है, या मीडियन लोब में आपको देखने को मिलता होता है। अब वो कह रहे हैं कि इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज, कैंसर वगैरह, टीमा मार्कर तो आपको पता है पीएसए होता है। कॉमन साइटोमेटास्टेसिस कहाँ पे होती है? लंबर वर्टिब्रा के जरिए होती है। ऑस्टियोलिटिक आपको मेटास्टेसिस देखने को मिलती होती है। क्लियर, ये आपको बता दिया है। और इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होती है? अल्ट्रासाउंड गाइडेड ट्रांसरेक्टल बायोप्सी वगैरह। और ट्रीटमेंट के अंदर क्या करना होता है? प्रोस्टेटेक्टमी वगैरह करनी होती है। ओके, डायबिटिक रेटिनोपैथी के अंदर क्या पैथोलॉजी होती है? एंजियोजेनेसिस की वजह से देखने को मिलती है। ओके, एंजियोजेनेसिस का मतलब है न्यू वेसल फॉर्मेशन है। ओके, ठीक हो गया। डेट इज वाई हम यहाँ पे एक ड्रग देते हैं जो कि वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर को इनहिबिट कर देती है, एंजियोजेनेसिस को इनहिबिट कर देती है। दिस इज कॉल्ड एंटी वेजफ, बिवासिजुमाब। ओके, ऑलमोस्ट ये वाली ड्रग थी। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं। डायबिटीज़ की माइक्रो और मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, ये आपको सारी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, ये क्या हो गया सफ़र? ओके, ये क्या हो गया? हम्म, ये काम क्यों नहीं कर रहा?
अच्छा मेरे क्वेश्चन कहाँ चले गए? क्वेश्चन नंबर 37 था ये। फिर ये मैकल्स डायवर्टिकुलम आ जाएगा। अच्छा मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, डायबिटीज़ की दो तरह की कॉम्प्लिकेशन होती है, माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर। तो जो माइक्रोवास्कुलर होती है, छोटी छोटी वैसल्स की डिजीज होती है, उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी आ जाती है। न्यूरोपैथी भी सोमैटिक होती है, मोटर होती है, ऑटोनॉमिक होती है। जो मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, बड़ी बड़ी वैसल्स की डिजीज है, लाइक MI, स्ट्रोक, गैंग्रीन वगैरह हो जाएगा। आई थिंक इस वीडियो को इतना ही करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक करना है। अगर इस वीडियो पर रिस्पॉन्स आया तो मैं जल्दी पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।